जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के राहत के दिन अब खत्म होने वाले हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद जो इन्होंने पूरा तमाशा किया कि हम पूरी तरह से, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम ईमानदार हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, फक कर रो भी रहे थे, लेकिन अब वो तमाशा इनका ज्यादा काम आने वाला नहीं है, क्योंकि मामला पहुंच गया है हाई कोर्ट। सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है और 9 मार्च की तारीख आ चुकी है जब इस पर सुनवाई होगी। और सीबीआई ने सवाल उठाए हैं लोअर कोर्ट के फैसले पर, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर, और उसमें कई खामियां गिनवाई गई हैं सीबीआई की तरफ से कि इसमें कई बातें नजरअंदाज की गई और कई गलत व्याख्याएं की गई कानून को लेकर और साक्ष्यों को लेकर, जो हैरान करने वाला है। और इस पर हाई कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगे 9 मार्च को। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस जितेंद्र सिंह ने पूरा फैसला सुनाया था, जिसमें पूरी तरह क्लीन चिट देते हुए जो 27 के 27 आरोपी हैं सबको बरी कर दिया गया था। और उनका कहना था पर्याप्त सबूत नहीं है, आप जो अभियुक्त हैं उनको ही गवाह बनाकर ला रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो उनका जस्टिस का ये कहना था कि इसमें पर्याप्त सबूतों के आधार पर, और क्योंकि इतना बड़ा मामला है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर आरोप है, तो ये ठहरता नहीं है और इस मामले को खारिज कर देना चाहिए। बड़े ही गुस्सा भी थे जो जस्टिस थे, उनको कई तरह की आपत्तियां थी। उनको साउथ ग्रुप, साउथ कार्टेल बोलने में भी समस्या थी। उसमें कोई उन्होंने अमेरिका का उदाहरण सुना दिया कि इस तरह से किसी जगह विशेष को लेकर नहीं बोलना चाहिए, नाम नहीं देना चाहिए। और जो विभाग, जो अधिकारी हैं, कुलदीप सिंह नाम के अधिकारी को प्राइम एक्यूज, नंबर 1 एक्यूज बनाया गया था, तो बड़े उसमें भी गुस्सा हुए कि एक अधिकारी को, एक सरकारी कर्मचारी को कैसे इसमें एक्यूज नंबर 1 बना दिया गया। और इसके लिए इन्होंने खुद सीबीआई अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए, विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। तो बड़े ही गुस्सा नजर आए थे जज। अब क्यों गुस्सा था उनका इतना ऐसा, अभी तो इस मामले की सुनवाई तो कई जजों ने की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट तक में हुई है, लेकिन पहली बार कोई जज इतना गुस्सा नजर आए। खैर चलिए, जो उनका फैसला था उसका तो सम्मान करना ही है और जज के फैसलों का तो सम्मान करना ही होता है, लेकिन जो सीबीआई ने हाई कोर्ट में कहा वो भी विचार योग्य है। सीबीआई का कहना है कि ये जो फैसला है ये पूरी तरह से गलत है और कानून के खिलाफ है। इसमें कई चीजें नजरअंदाज हुई हैं, कई साक्ष्य नजरअंदाज हुए हैं और इसमें कानून की भी गलत व्याख्या हुई है। जैसे कि जब चार्जशीट का संज्ञान लेना होता है, जब आरोप तय करने होते हैं, तो प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने चाहिए, ना कि साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जरूरत होती है, विस्तृत परीक्षण करना होता है। साक्ष्यों को गहराई से, यानी कि सबूतों को गहराई से तब जांचा जाता है जब मुकदमा चलता है, तो उसमें दोनों तरफ से दलीलें चलती है। लेकिन जब आरोप तय किए जाए या चार्जशीट पर संज्ञान लेना होता है तो उसमें आपको प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखने चाहिए, लेकिन ये बात उसमें नजरअंदाज की गई कोर्ट के फैसले में। साथ ही कई ऐसे सबूत थे जो ये इशारा करते हैं कि ये जो पूरी शराब नीति बनी ये एक साजिश के तहत बनी है और इसके पीछे मंशा गलत है, लेकिन वो सबूत भी प्रथम दृष्टया खारिज कर दिए गए। तो इसमें कई चीजों का आधार गलत लिया गया, जिससे कि फैसला जो है गलत सुनाया गया, ये कहना है सीबीआई का, और हाई कोर्ट पर इस पर विचार करने को कहा है। देखिए, सवाल तो इसमें खड़े होते हैं और कई विश्लेषक भी सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले में जब आरोप तय हुए थे, कोर्ट की मर्जी से ही आरोप तय किए जाते हैं। आरोप भी प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर तय किए जाते हैं कि चार्जशीट आप तैयार कीजिए। तो आरोप कैसे तय हो गए जब कोई आधार ही नहीं था? आखिर इस तब तो कुछ दिखा होगा जजों को कि आरोप तय किए गए। जब इनकी जमानतें खारिज हो रही थी तब कोर्ट को क्या दिख रहा था? सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आध बार जमानत खारिज की है, तो क्या ऐसे सबूत दिखे जिस आधार पर लगा कि हाँ, ये व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये प्रभावशाली व्यक्ति है और इसी के ही विभाग में, इसी की सरकार में ये साक्ष्य दिखा रहे हैं कि कुछ तो गलत हुआ है, इसीलिए इसको बाहर नहीं आना चाहिए। तो किस आधार पर हो रहा था? जब प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं थे। तो फिर उनकी जब पॉलिसी इनकी आई थी तो इस पॉलिसी को इन्होंने कहा था कि इससे तो बड़ा फायदा होगा, बहुत अच्छा रिवेन्यू आएगा और सरकार जो है अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए, दिल्ली के भले के लिए इसे ला रही है। लेकिन इन्होंने अचानक से पॉलिसी को बंद क्यों किया? जब इस पर सवाल उठने लगे तो नहीं, आबकारी नीति आपने क्यों बंद कर दी? आखिर ऐसा क्या लगा आपको? आपने तो कहा था इससे प्रॉफिट होगा और इससे प्रॉफिट भी नहीं हुआ।
बल्कि इससे उतना भी रिवेन्यू नहीं आ पाया जितना पहले की जो पुरानी आबकारी नीति थी उससे आता था। इससे और उल्टा सरकार को नुकसान हुआ और आपने ये नीति भी भंग कर दी। आप पुरानी नीति से चलने लगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के कहने पर ये शराब नीति खारिज की गई थी, रद्द की गई थी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार का फैसला था। जब ये फंस गए और इससे रिवेन्यू भी नहीं आया और इनकी पोल खुलने लगी तो इन्होंने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? जवाब तो यही देंगे, चोर की दाढ़ी में क्या तिनका था, क्या ऐसा था। और भी इस बीच में जैसे कि कोर्ट में भी कई बार जो ईडी के केस में पैसों की ट्रांसफर की बात हुई है और कुछ जगह वो स्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि हवाला कारोबार भी जुड़ा हुआ मिला है, कुछ लोग भी मिले हैं, जैसे गोवा में ही इनके मिला है। जो एक चरणजीत उसका नाम है, उसके खाते में पैसे, बेनामी पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और हवाला कारोबार की नोटों की फोटो मिली है। आप समझिए, फोन से नोटों की फोटो मिली है ईडी को, तो हवाला कारोबार स्टैब्लिश हो रहा है वहां पर और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इसको माना है। लेकिन यहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं जी, शराब नीति में तो कोई घोटाला नहीं हुआ। तो घोटाला नहीं हुआ तो हवाला कारोबार का पैसा आया कहां से? तो ये बड़े सवाल खड़े करता है कि कहीं तो कुछ है जो कहीं गायब है, जो शायद अनदेखा हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा मामला, 27 लोग जो हैं वो जेल में बंद हैं, कुछ गवाह बनने को तैयार है और वो पूरी कहानी बता रहे हैं और उससे जुड़े सबूत भी मिले हैं। मनीष सिसोदिया कितने कितने फोन इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, अपने फोन तोड़ दिए। आप क्या कर रहे थे कई फोनों के साथ? कई डिवाइसेस इन्होंने तोड़ दिए, जो दिखाता है कि कुछ तो गलत काम कर रहे थे। एक जो उप मुख्यमंत्री है उसको 2 फोन 3 फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो 10-12 फोनों से क्या कर रहा था? शायद 20-20 कितने फोन थे उस वक्त इनके पास, कई फोन निकले थे, वो फोन इन्होंने तोड़ दिए। आप जांच में ठीक से सहयोग नहीं कर रहे थे, आप एविडेंस मिटा रहे थे। तो ये सब सवाल तो खड़े करता है कि क्यों हो रहा था, क्यों आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी इसको लेकर। आपका साउथ के जो लिकर बनाने वाली कंपनी है उनके साथ क्या डील चल रही थी, के कविता के साथ क्या डील चल रही थी, क्या मैसेजेस थे जिसमें शराब नीति की पॉलिसी को लेकर बात हो रही थी। तो ये सब चीजें तो शक के दायरे में आती है और इसी को जोड़ के, इन सब चीजों पे सबूत इकट्ठा करके ही सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर की, आरोप तय किए और तब तक कोर्ट की मंजूरी हर एक चीज के लिए मिल रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ चार्जशीट भी संज्ञान लेने लायक नहीं लगी। फिर ऊपर से विभागीय जांच के आदेश दे दिए। जो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए कि इसने कैसी फर्जी जांच कर दी। ये तो अपने आप में ही मनोबल गिराने वाला होता है और इसी पर सवाल उठाए कि तो स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के आड़े आती है ये चीजें, इससे तो प्रभावित होती है। कोई भी अधिकारी जांच करने से पहले डरेगा कि कल को अगर जज को लगा कि चार्जशीट संज्ञान लेने लायक नहीं है तो फिर जज तो इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे देंगे, इन्हीं को फंसा देंगे। हो सकता है, कई बार होता है कि साबित नहीं कर पाती एजेंसियां, कई बार पुलिस भी किसी का अपराध साबित नहीं कर पाती, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि पूरी तरह से साबित हुआ हो कि ये बिल्कुल फर्जी है, गलत तरीके से फंसा दिया गया है। क्योंकि जो साक्ष्य है वो तो है ही, गवाह तो मौजूद है, तो गलत तरीके से फंसाया गया ये कैसे साबित हो रहा है जो उनके खिलाफ इतना बड़ा मामला दे दिया गया है। तो ये मनोबल गिराने वाला है कि जांच अधिकारी जांच करने से पहले ही वो बेचारा डर जाए। तो इस विभागीय जांच पर भी रोक लगाने की गुहार की गई है हाईकोर्ट से। अब फिलहाल ये मामला चलेगा और हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है इसके ऊपर है। अब फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में चलेगा, एक दिन का मामला तो है नहीं, क्योंकि ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से भी अपनी पक्ष रखा जाएगा। फिर यहाँ अरविंद केजरीवाल के वकील जो लगे हुए हैं, सिसोदिया और बाकी जो अन्य आरोपी हैं उनके वकील हैं, उनकी तरफ से भी मामला रखा जाएगा। और फिर ये जो पूरी प्रक्रिया चली है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वही प्रक्रिया हाईकोर्ट में चलेगी और फिर उस पर फैसला आएगा, तो वक्त लगेगा। और यही वजह, देखिए ऐसा नहीं अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है कि मामला हाईकोर्ट में जा सकता है, फिर वहां से आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट भी है, ये उनको मालूम है। लेकिन इसमें देखिए उन्हें पता है कि 2027 का चुनाव है और हाईकोर्ट में भी कोई फैसला आते आते वक्त लग जाएगा। तो ये इसलिए इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं कि अभी तो दिल्ली का चुनाव है नहीं, 27 के बाद भी दिल्ली के चुनाव में समय है, तो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल फायदा मिल जाए, तब तक हम दिखा दें कि देखो हमको तो क्लीन चिट मिल गई, हमें तो फंसाया गया था, विक्टिम भी बन जाएंगे और ये अपने आप को कट्टर ईमानदार भी कह लेंगे। आज इन्होंने अभी तक कट्टर ईमानदार कहना खुद को बंद कर रखा था, क्योंकि अपना ही अंदर ही मन में तो जानते हैं कि क्या स्थिति है।
लेकिन अब कट्टर ईमानदार कहना भी शुरू कर दिया है। तो जब पंजाब चुनाव में अगर कुछ फायदा मिल गया, उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आता रहे। लेकिन देखते हैं चुनाव आने से पहले, पंजाब चुनाव से पहले क्या हाईकोर्ट कोई फैसला देता है या फिर इससे और ज्यादा वक्त लगता है, और अरविंद केजरीवाल कितना इसका राजनीतिक फायदा उठा पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है तो धुकधुकी तो फिर से हो गई है कि अब रिहाई मिलेगी कि या फिर चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया जाएगा, और संज्ञान ले लिया तो फिर तो मुकदमा चलेगा, और मुकदमा चलेगा तो फिर इनकी कई परतें खुलकर सामने आएंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।